लेकिन आज हिंदी पर हम गर्व कर सकते हैं। अपने हिंदी साहित्य भारती के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल जी। उन्होंने एक बड़ा शोध कार्य किया है और उसके जो उन्होंने साक्ष्य और जो उसके आंकड़े जुटाए हैं वो दूतावासों से और बड़ा परिश्रम किया है और उन्होंने सिद्ध किया है कि आज विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी है। जो हेमंत जी आपने इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स की बात की, वो उन लोगों के साथ है जिनकी ना तो अंग्रेजी अच्छी है और ना हिंदी अच्छी है। बिल्कुल। जिन लोगों का भाषा पर कमांड है उनके अंदर इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स या हीन भावना आ ही नहीं सकती। मैंने अपने जीवन में 8 वर्ष देश के प्रख्यात बोर्डिंग स्कूल और वर्ड्स स्कूल में एज ए हिंदी टीचर जो है मैंने पढ़ाया है। मुझे ना तो पढ़ाते हुए कभी वहाँ पे ये बोध हुआ कि मैं कोई इनसे हीन हूँ। भाषा के तौर पर हिंदी को किस तरीके से देखते हैं आप? जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो कई लेखकों ने लिखा कि भाई हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसको समझना बहुत आसान है और बहुत सरल है और इससे ही लोगों को जोड़ा जा सकता है शायद। तो कोई आंदोलन का अगर आप जिक्र करना चाहें और बताना चाहें हमारे दर्शकों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस समय 2 बड़े विद्वान लोग हमारे साथ हैं और चर्चा होगी हिंदी दिवस को लेकर। आज़ादी से पहले हिंदी की स्थिति और आज़ादी के बाद आज की डेट में हिंदी की स्थिति क्या है। बहुत सारे डिबेट्स इस देश में हिंदी को लेकर होते रहे हैं, राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने को लेकर होते रहे हैं। आज उन्हीं विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम आपको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। और 2 पर्सनैलिटी ऐसी बैठी है, परिचय के मोहताज नहीं। और डॉक्टर अनिल शर्मा है सबसे पहले हमारे साथ, जो कि उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और हिंदी साहित्य भारती जो है उसमें प्रदेश महामंत्री आप हैं। केंद्र में आप राष्ट्रीय महामंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सम्राट सुधा। पहले बातचीत हुई है, 2 किताबें इन्होंने लिखी हैं, पीले पन्ने और प्याज देखता हूँ, और एक जो पत्रकारिता में जब ये थे तो एक रिपोर्ट इन्होंने रुड़की को लेकर लिखी थी कि गड्ढों का शहर रुड़की, वो उस पर हमने इनसे बातचीत की थी। और बड़े विद्वान दोनों लोग हैं, डॉक्टर सम्राट सुधा। और आप दोनों लोगों का सबसे पहले स्वागत हमें समय देने के लिए, और व्यस्त समय में से आप हमें समय देते हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है सर। और सबसे पहले डॉक्टर साहब अगर आप शुरुआत करें तो हिंदी को लेकर, और हिंदी क्या विशेष है उसके बारे में दर्शकों को बताएं। धन्यवाद हेमंत जी। थैंक यू सर। हमारे साथी डॉक्टर सम्राट सुधा जी भी यहाँ विराजमान हैं। मैं समस्त देशवासियों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। हिंदी का औपचारिक दिवस मैं समझता हूँ केवल उसी का महत्व नहीं है। वो ठीक है कि हिंदी जब राजभाषा हमारी बनी थी उस दिवस को 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन आज हिंदी पर हम गर्व कर सकते हैं। अपने हिंदी साहित्य भारती के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल जी। उन्होंने एक बड़ा शोध कार्य किया है और उसके जो उन्होंने साक्ष्य और जो उसके आंकड़े जुटाए हैं वो दूतावासों से और बड़ा परिश्रम किया है और उन्होंने सिद्ध किया है कि आज विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी है। तो उस रूप में मैं समझता हूँ, जैसे आपने कहा कि आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले हिंदी ने इस देश की आज़ादी के आंदोलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस देश को अगर कोई जोड़ सकता तो वो हिंदी भाषा जोड़ सकती है। देश के रणबांकुरे जब आज़ादी का आंदोलन लड़ रहे थे तब वो इस देश को आज़ाद करने के लिए जो नारे बोलते थे वो हिंदी में बोलते थे। चाहे उत्तर भारत के स्वतंत्रता सेनानी हों, चाहे दक्षिण के हों, पूर्व के हों, चाहे पश्चिम भारत के हों, लेकिन सारे लोगों को जोड़ने का काम, एक जो राष्ट्रीयता, एक पूरा नेशनल लेवल पर जिस तरह से एकाकार होकर के वो आंदोलन चला, उस आंदोलन को मजबूती दिलाने का काम हिंदी ने किया। और मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद तो जिस तरह से हिंदी का बोलबाला बढ़ा है, हमारे जो दक्षिण के प्रदेश हैं, चाहे कर्नाटक हो, आंध्र हो, चाहे आपका तेलंगाना हो, आपका तमिलनाडु हो, केरल हो, सारे प्रदेशों में आज हिंदी बोलने वाले, हिंदी समझने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है।
और वहाँ हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अनेक संस्थाएं काम कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हिंदी को लेकर के कहीं कोई कन्फ्यूजन है, कहीं कोई संदेह है, तो उसकी कोई स्थिति नहीं है। हिंदी का भविष्य उज्जवल है और हिंदी आज भारत में सर्व स्वीकार्य भाषा है। ठीक, डॉक्टर साहब आप बताएं, आपने विचार रखें सर। देखिए, हिंदी को लेकर जैसा डॉक्टर अनिल शर्मा जी ने बताया कि कोई ऐसी स्थिति तो है ही नहीं कि हिंदी कहीं पिछड़ रही है। और डॉक्टर साहब ने महात्मा गांधी जी का भी बताया कि उन्होंने राष्ट्रभाषा बनने के योग्य इस भाषा इसको बता दिया था कि हिंदी बन सकती है। लेकिन मैं 2 तारीखें विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ, 2 सन उल्लेख करना चाहता हूँ, 1826 और 1854। इन 2 वर्षों में क्रमशः हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र और 1854 में हिंदी का दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ पहला। इससे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये दोनों समाचार पत्र जो प्रकाशित हुए वो हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित नहीं हुए। 1826 में जो प्रकाशित हुआ उदंत मार्तंड, वो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ 1826। और 1854 में जो दूसरा समाचार सुधावर्षण, वो भी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। तो जब हम भाषाई स्तर पे ये बात कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने दक्षिण का जिक्र किया, मैं आपको पश्चिमी बंगाल की बात आपसे कर रहा हूँ कि वहाँ यदि हिंदी के पाठक ना होते डॉक्टर साहब जी, और हिंदी की स्वीकार्यता वहाँ ना होती, तो उस वक्त 1826 में हिंदी का साप्ताहिक समाचार पत्र हिंदी का पहला वो कलकत्ता से क्यों छपता? इसका मतलब उस वक्त भी वहां पर हिंदी को पढ़ने वाले लोग बहुतायत में थे। निश्चित। बाद में तो पत्रों की बाढ़ आई। ठीक। तो डॉक्टर साहब ने जो कहा और जिन प्रश्नों को या जिस भय को एक आम व्यक्ति आज सोचता है कि हिंदी कहीं पिछड़ रही है क्या, ऐसा नहीं है। जब आप अपने चैनल का नाम रखते हैं तो द न्यूज तक तो ठीक है, लेकिन हिंदी आपको भी उसमें जोड़नी पड़ती है, वाला द न्यूज वाला। तो ये बताता है कि भाषा का कहीं भी किसी भाषा से कोई दुराव है ही नहीं। ठीक, हम पूरक हैं। उसका प्रमाण जो है पहले आप ही का चैनल है द न्यूज वाला। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हिंदी हर स्तर पर हमारे लिए सहयोगी है। और जब डॉक्टर साहब ऐसे तथ्यात्मक आंकड़े देते हैं कि हिंदी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा बन चुकी है, तो इससे हमारी छाती तो चौड़ी होती है। चलिए ठीक, आप भाषा के तौर पर हिंदी को किस तरीके से देखते हैं आप? जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो कई लेखकों ने लिखा कि भाई हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसको समझना बहुत आसान है और बहुत सरल है और इससे ही लोगों को जोड़ा जा सकता है शायद। तो कोई आंदोलन का अगर आप जिक्र करना चाहें और बताना चाहें हमारे दर्शकों को। नहीं, देखिए ऐसा है कि संपर्क भाषा के रूप में सबसे ज़्यादा जो प्रभावी भाषा रही वो हिंदी रही। क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि स्वतंत्रता सेनानी जो लोग लग रहे थे, तो जब आपस में बातचीत करने का माध्यम की जब बात आती थी तो वहाँ ठीक है अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में वो लोग पढ़े बड़े होंगे, करा होगा, लेकिन बाद में फिर उसी हिंदी ने सबको जोड़ा। नारे अंग्रेजों भारत छोड़ो, वो सारी चीजें जो है वो हिंदी भाषा में आई। दक्षिण से आने वाले लोग भी ये भाषा स्वीकार्य थी, बिल्कुल निश्चित रूप से। भले अभी डिबेट होती हो इतनी, लेकिन उस समय तो स्वीकार्य थी आज़ादी से। हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने के लिए भी दक्षिण के लोगों ने उसका समर्थन किया। और देखिए हेमंत जी की मैं तो ये मानता हूँ कि आज जितने भी देश हैं, कई बार ये बात एक क्या उसको हम कहना चाहिए कि हम अपने आप में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जिसको हम कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हाँ, हीनता की भावना हम लेकर के आते हैं कि साहब हिंदी को बोलने में कहीं कठिनाई होगी, कहीं हम कहीं पिछड़ जाएंगे। आज चाइना है, चीन, वो अपनी भाषा में बात करता है। आज रूस है, अपनी भाषा में बात करता है। इजराइल अपनी भाषा में बात करता है। जापान अपनी भाषा में बात करता है। ठीक है, जब कोई अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कोई बैठक होती है, वहाँ पर ठीक है उनको ट्रांसलेटर चाहिए होते होंगे, अनुवादक चाहिए होते होंगे, लेकिन वो अपनी मातृभाषा में बात करते हैं। जिस देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं होती वो देश गूंगा होता है। और इसलिए मैं आपको बताऊं कि हमारा अपना हिंदी साहित्य भारती संगठन है, जिसके केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। हमने ये बेड़ा उठाया है
आज 37 देशों में और भारत के प्रत्येक प्रदेश में हमारा संगठन खड़ा है और हमने एक पत्र लेखन के माध्यम से और महामहिम राष्ट्रपति के नाम हम एक पत्र तैयार करा रहे हैं। आप भी उसमें योगदान देंगे, सारे लोग उसमें, शिक्षाविद, अधिवक्ता, देश के सामान्य नागरिक, और महामहिम राष्ट्रपति से अनुरोध कर रहे हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। ठीक, डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भाषा एक यूनाइट करने का लोगों को तरीका हो सकता है, क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो एक भाषा के तौर पर हिंदी को आप कैसे देखते हैं? क्या इससे लोगों को यूनाइट कर सकते हैं? कोई अगर आप उदाहरण के तौर पर हमें बताना चाहें। जी, मुझे लगता है कि हिंदी के माध्यम से हम बहुत सहजता से दूसरे के हृदय को जीत सकते हैं। बहुत संक्षिप्त उदाहरण मैं देता हूँ, डॉक्टर साहब परिचित हैं इससे। अच्छा, हिंदी में क्या भाव भी झलकते हैं भाई? क्या पता जो जिसको आप बिल्कुल। समझाना चाह रहे हैं वो दक्षिण से आता हो, उस बेल्ट से आता हो। देखिए, उसी वही उदाहरण मैं देना चाह रहा हूँ। प्लीज। 2011 में मैं गया केरल विश्वविद्यालय में 28 दिन के लिए। ठीक। और वो हम लोगों का प्रोफेसर्स का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता था। उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हम 56 प्रोफेसर थे और मात्र 2 ही प्रोफेसर उत्तर भारत या कहना चाहिए हिंदी मध्य भारत या कुल मिला के नॉर्दर्न बेल्ट वाले। हाँ, मतलब हिंदी भाषी थे, ये कहना चाहिए। 56 में से केवल 2 प्रोफेसर। हम 28 दिन हम लोग साथ रहे और लगभग दिन के 12 घंटे हम लेक्चर्स में बिताते थे। उसके बाद भी हम लोग साथ ही रहते थे जो हॉस्टल्स थे। ये भी धारणा गलत है कि दक्षिण भारतीयों की भाषा 100% अंग्रेजी में वो बहुत निपुण है, और हम लोगों की इंग्लिश से भी आप लोग परिचित ही हैं कि वो कितनी एक्सपर्ट हम लोग उसमें हैं। तो वो हम अंग्रेजों का नुकसान कर रहे हैं। हाँ, तो वो तो उससे भी कोई हानि नहीं है, वो बहुत बड़े नुकसान हमारा करके गए पहले। अच्छा, तो वहाँ थिरुवनंतपुरम यानी केरल विश्वविद्यालय में 28 दिन में कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के किसी भी प्रोफेसर साथी से बात करने में हिंदी में हमें कोई दिक्कत नहीं आई, ना उन्हें हमारी बात समझने में दिक्कत आई। अभी जो आपने प्रश्न किया वो बहुत गंभीर प्रश्न है कि क्या भाव भी समझे जा सकते हैं। हाँ। तो भाव जो भाषा विज्ञान, क्योंकि मैं तो भाषा विज्ञान का ही प्रोफेसर रहा हूँ, भाव का संबंध भाषा से है ही नहीं। तरानिया जी, हेमंत जी, एक व्यक्ति मौन बैठा है तो हम ये तब भी समझ सकते हैं कि दरअसल वो क्या कहना चाह रहा है। और एक हिंदी का बड़ा अच्छा गाना है, जाने क्या मैंने कहा, जाने क्या तूने सुना, बात कुछ बनी गई। तो वहां तो ना कहा गया ना कुछ सुना गया। एक बड़ा अच्छा शेर भी है, डॉक्टर साहब जानते हैं, कि मेरी आवाज ही पर्दा है मेरे चेहरे का। हाँ जी। मैं हूं खामोश जहां मुझको वहां से सुनी है। वाह। तो भाषा का संबंध, तो भाषा, मेरे शोध पत्र आ चुके हैं हिंदी में जहां मैंने लिखा कि भाषा संप्रेषण का यानी कम्युनिकेशन का सबसे क्षीण कमजोर माध्यम है। जी। तो लेकिन जब हम भाषा पे आ ही जाते हैं कि भाई कल हम हिंदी दिवस मनाने जा रहे हैं, डॉक्टर साहब का बड़ा विपुल कार्य है और यहाँ रुड़की से इन्होंने बहुत सारा यहाँ रहने के बाद पूरे भारत को जोड़ा, और अब वो एक जो पूरे विश्व की एक संस्था है उससे जुड़े हुए हैं। तो जब हम इनके अनुभवों को पाते हैं और इनके माध्यम से ये जानते हैं कि हिंदी तो फला फला देशों में अपने आप को स्थापित कर चुकी है, इतने विश्वविद्यालयों में उसमें हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, और वो सारी बातें जैसे डॉक्टर साहब ने कहा केवल व्यावसायिक हितों के कारण नहीं है। विदेशों में रहने वाले बहुत सारे विदेशियों ने हिंदी के हित में बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। निश्चित। और उन कार्यों से भारतीयों को यह पता चला कि क्या हिंदी वास्तव में, हिंदी के अंदर इतनी गहनता थी। हिंदी साहित्य का इतिहास में कई इतिहासकार ऐसे हुए जो भारतीय नहीं थे। बिल्कुल ठीक। मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा, जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की आप बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, वो तो अभी भी देखा जा रहा है आज़ादी के इतने साल बाद भी अभी भी देखा जाता है। आप उस बात से शायद एग्री करेंगे, जो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हैं और सरकारी स्कूलों के बच्चे, कहीं ना कहीं एक गैप उनके बीच में है अभी भी, और हिंदी को लेके कई बार बहुत सारी बातचीत होती हैं। आप शायद एग्री करें इस बात से। और छोटा सा मैं इस पर कमेंट आपका चाहूँगा, और आप दोनों आपका भी सर। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के अपने मन में एक हमने पूर्वाग्रह ऐसा पाला हुआ है कि साहब वो अंग्रेजी जो इंग्लिश मीडियम के विद्यालय, वहाँ ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती होगी, हिंदी माध्यम में नहीं होती होगी। तो ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। वास्तव में चाहे आईएएस की परीक्षा हो, चाहे अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो,
मैं समझता हूं कि हिंदी भाषी बच्चे भी बहुत अच्छे ढंग से उनमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अभी उनका रेशो भी कम हो गया। अगर आप यूपीएससी के एग्जाम की बात करें तो हिंदी भाषी जो लोग हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, उनका नहीं, उसमें क्या हो रहा है कि एक कॉकस भी बना हुआ है, एक ऐसा ग्रुप बना हुआ है जो कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने से रोकता है। हम इस बात के लिए भी हम लगे हुए हैं कि हिंदी के जो जैसा जो सिस्टम है सिविल सर्विसेज का, उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो अंग्रेजी भाषा के जो बच्चे आते हैं और जब उनकी कापियाँ चेक होने जाती हैं तो ऐसे हमने कहा कि भाई ये डिमांड भी की हमने कि जो हिंदी भाषी उसमें जो परीक्षा दे रहे हैं उनकी जो पुस्तकाएं, जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं, वो हिंदी भाषी उनसे चेक होनी चाहिए। होता क्या है कि जो ऐसे अंग्रेजी भाषा में पढ़ाने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने अंदर भी एक पूर्वाग्रह रखते हैं कि साहब ये तो हिंदी मीडियम का, ये इंग्लिश मीडियम का, और उस कारण वो सब थोड़ा सा हो रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे वातावरण बदल रहा है, हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। हमारे हिंदी भाषा संस्थान है, केंद्रीय हिंदी भाषा संस्थान है, और समय वो इस दिशा में काम कर रहे हैं और हिंदी भाषा की कोचिंग वगैरह कराने का, बच्चों को मार्गदर्शन करने का कार्य भी वो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि भविष्य बढ़िया है और हिंदी भाषा और हिंदी भाषी जो छात्र हैं, जो एग्जाम देने वाले, उनका भी रेशो बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, छोटा सा कमेंट आपसे भी चाहूँगा, यही सेम सवाल मेरा आपसे भी होगा कि आप कैसे देखते हैं अभी वो जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है आप बच्चों के अंदर आ रहा है? जो हेमंत जी आपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात की, वो उन लोगों के साथ है जिनकी ना तो अंग्रेजी अच्छी है और ना हिंदी अच्छी है। बिल्कुल। जिन लोगों का भाषा पर कमांड है उनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या हीन भावना आ ही नहीं सकती। मैंने अपनी जीवन में 8 वर्ष देश के प्रख्यात बोर्डिंग स्कूल और वर्ड्स स्कूल में एज ए हिंदी टीचर जो है मैंने पढ़ाया है। मुझे ना तो पढ़ाते हुए कभी वहाँ पे ये बोध हुआ कि मैं कोई इनसे हीन हूँ, बल्कि जब उन कॉलेजों की वार्षिक पत्रिकाएं निकली तो जिस व्यक्ति को सबसे अधिक छापा गया, जिस व्यक्ति की सबसे अधिक उपलब्धियां थी, जिसके विद्यार्थी सबसे अधिक पुरस्कार लेके आए हुए थे, वो हिंदी के ही थे, हमारे विभाग के थे। तो हीन भावना केवल वहां है जहां भाषाई ज्ञान हिंदी का भी कम है और अंग्रेजी का भी कम है। नहीं, अगर किसी भी व्यक्ति का हिंदी का ज्ञान बहुत अधिक है तो आज तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां बड़े अच्छे पैकेजेस की नौकरियां हिंदी में उनके हिंदी वालों को मिल रही। और एक बात यदि आप अनुमति दें थोड़ा समय, हिंदी की मैं वर्णमाला की बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। पूरे विश्व की किसी भी भाषा की वर्णमाला ले लीजिए और भारत में किसी भी प्रदेश की आप किसी भी भाषा की वर्णमाला ले लीजिए और हिंदी की ले लीजिए। 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। केवल विभाजन जो व्यंजनों का किया गया है वो हिंदी में किया गया। 5 वर्ग बनाए गए डॉक्टर साहब। बिल्कुल। वे वर्ग कंठव्य, तालव्य, दंतव्य, ऐसे वर्ग वो बने हुए हैं। अब यह जानकर शायद आपको भी और हमारे दर्शकों को भी आश्चर्य होगा कि यदि कोई व्यक्ति वह किसी भी भाषा का हो, तुतलाता हो, तुतलाहट हो, उसको हिंदी वर्णमाला के जो 5 वर्गों वाला डॉक्टर साहब बिल्कुल विभाजन है, उसके अंतर्गत उसकी थेरेपी की जाए, जो मैंने स्वयं एमए की क्लासों में की है, तो वह व्यक्ति, उस व्यक्ति की तुतलाहट 100% सही हो सकती है, लेकिन केवल हिंदी वर्णमाला से, मलयालम की वर्णमाला से नहीं, हिंदी, केवल हिंदी वर्णमाला से। यह प्रयोग मैंने स्वयं किया है और अपने विद्यार्थियों के बच्चों के साथ भी किया है, मतलब उनके यहाँ उनके भतीजे या उनके छोटे भाई। तो हिंदी वर्णमाला इतनी वैज्ञानिक है बिल्कुल हेमंत जी कि उस वर्णमाला का प्रयोग आप मेडिकल थेरेपी के लिए, जो तुतलाहट वाली थेरेपी है, उसके लिए कर सकते हैं। और जब हम ये तथ्य देते हैं तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब भी, आप भी और जो हमारे दर्शक इसे देख रहे हैं, उन्हें हिंदी को लेकर गौरव जो है वो अवश्य महसूस होगा। हिंदी की ये विशेषता है कि जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। अब देखिए, मतलब ए है अंग्रेजी में, लेकिन हम पढ़ते उसको अ है। हमारे यहाँ अ है तो आ पढ़ा जाएगा, क है तो का पढ़ा जाएगा, वहाँ के बोलते हैं लेकिन उसको का पढ़ा जाता है। तो ये हिंदी की वास्तव में वैज्ञानिकता जितनी हिंदी की है, क्योंकि वो संस्कृत उसका मूल है, वहां से निकली है वो, तो उसका कोई मुकाबला नहीं। क्योंकि एक डॉक्टर साहब ने संस्कृत तक हिंदी को लेके गए हुए हैं। लेकिन मैं एक और बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य बताना चाहता हूं दर्शकों को कि हिंदी भाषा तो डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि उसमें लगभग आज जब हम बोलते हैं तो 60 से 70% शब्द हमारी संस्कारों के कारण संस्कृत के आ जाते हैं। लेकिन यदि हम हिंदी शब्द कहें किस भाषा का हिंदी शब्द, तो हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है।
बिल्कुल। ये तथ्य मैं आपके दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं कि हिंदी शब्द पर्टिकुलर जो है ये हिंदी का विशाल हृदय है। ये हिंदी का विशाल है कि हिंदी शब्द विशुद्ध रूप से फारसी भाषा का शब्द है, उसका संस्कृत से कोई संबंध नहीं है। डॉक्टर साहब ने जो कहा कृपया ध्यान करिए, वह मेरी बात उनकी काट नहीं है, उन्होंने भाषा की बात की है। हाँ, कि हिंदी का जो उद्भव है वो संस्कृत के शब्दों तक आके उसने सम्मिलित करके बनी है हिंदी। लेकिन हिंदी पर्टिकुलर जो शब्द है, मैं फिर जोड़ दे के आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। और अन्य भाषाओं के जो शब्द जितने अंगीकार हिंदी ने किए हैं, हाँ। ऐसा विशाल हृदय किसी अन्य भाषा का नहीं है। ठीक, बहुत सकारात्मक चर्चा हुई है। दो विद्वान लोग हैं, मैं तो क्या ही बोल पाऊंगा, वो वर्ड भी नहीं रिपीट कर पाऊंगा जो दो विद्वानों ने हमें बताया, क्योंकि हम तो अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हैं, ना हमारी हिंदी अच्छी है ना उतनी अंग्रेजी अच्छी है, तो शायद हम पर भी कई बार टिप्पणी कर गए सर। आपकी हिंदी अच्छी है तभी आपने हम लोगों को बुलाया। हिंदी वालों से चलिए, बात थैंक यू सर। तो दो विद्वानों से जो चर्चा हुई है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जितने लोग इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देखें, प्लीज़ एक चीज़ और थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि एक तो जो हमारे जो हिंदी भाषी लोग हैं वो कहीं इसको लेकर के हीन भावना अपने मन मस्तिष्क में न रखें। अपने बच्चों को जिस तरह से हम एक उनका प्रदर्शन करते हैं, ये क्या है, ये नोज है, वो अरे उसको ना की बोलने दीजिए, उसका समय आएगा वो नोज सीख जाएगा अपने आप। दूसरी बात, जो अन्य भाषी लोग हैं वो ये क्या हिंदुस्तान की विशेषता है, यहाँ पर भिन्नता में एकता है। हम हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में, सबसे बड़ी भाषा के रूप में हम ये स्वीकार करते हैं, उसको राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हम उसका पक्ष लेते हैं। नहीं तो हम चाहते हैं कि मलयालम भी बढ़े, तेलुगु भी बढ़े, कन्नड़ भी बढ़े, वो सारी क्षेत्रीय भाषाओं की भी प्रगति, उनका भी विकास हो, और उसके साथ साथ हिंदी को हम राष्ट्रभाषा के रूप में और संपर्क भाषा के रूप में हम उसको सम्मान दें, ये बहुत आवश्यक है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें समय देने के लिए। और जितने लोग इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज़ फॉलो कीजिए हमारे पेज को और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दिया करें। आप लोग हमें, आपकी राय बहुत ज़रूरी हो जाती है हमारे लिए। और यूट्यूब चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे पर है हमारे साथ ही शिवम, बने रहिए न्यूज़ ऑन नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।